हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ गैसियस स्टेट। आज इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रियल गैसेस का, जो कि आइडियल गैसेस से थोड़ा अलग है। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो आइडियल गैस का प्रूफ के समय यानी ड्यूरिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग दो ऐसा अजम्पशन लिए थे जो हमेशा सही नहीं होता है, यानी किसी किसी कंडीशन में वो अजम्पशन गलत भी हो जाता है। कौन कौन सा अजम्पशन था? एक अजम्पशन था कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी कि वैन डर वाल्स फोर्सेस, उसको नेग्लेक्ट किया था, उसको नेग्लिजिबल माना गया था इन केटीजी ड्यूरिंग प्रूफ ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये हम लोग मान सकते हैं कि जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है वो वीक फोर्सेस होता है, वो कमजोर होता है रिलेटिवली एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड्स। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो नेग्लिजिबल ना हो और उसका एक इंपैक्ट हो टोटल प्रेशर में। तो अगर मान लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता हो, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड उतना भी कम नहीं हो, तो वैसे केस में हम लोगों का जो प्रेशर हम लोग निकालते थे इन केस ऑफ आइडियल गैस वो थोड़ा बदल जाएगा और उसको हम लोग पढ़ेंगे अंडर प्रेशर करेक्शन। यानी प्रेशर करेक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आइडियल गैस से रियल गैस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो कुछ करेक्शन कर रहे हैं जो कि वहां अज्यूम किया गया था और वो हमेशा सही नहीं होता था। तो उसमें पहला करेक्शन है प्रेशर करेक्शन, जिसमें हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस कंडीशन के अंडर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेक्ट किया जा सकता है और कब उसको कंसीडर करना जरूरी होता है। ठीक है। दूसरा एक अजम्पशन था जो कि वहां पर था केटीजी में, और वो भी कंडीशनल अजम्पशन था। वो ये था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी जो गैसियस मॉलिक्यूल्स अपना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल माना गया था, इसीलिए फ्री वॉल्यूम माना गया था पूरा का पूरा कंटेनर के वॉल्यूम को। जबकि ऐसा हो सकता है कि अगर मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा हो या कंटेनर का साइज छोटा हो तो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है वो डब्बा के वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल ना हो, तो वैसे केस में फ्री वॉल्यूम भी चेंज कर जाएगा और यहां भी करेक्शन होगा फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन टू रियल गैस इक्वेशन, और इसको हम लोग पढ़ते हैं अंडर वॉल्यूम करेक्शन, जहां पर हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है उसको भी कंसीडर करेंगे। तो ये एक करेक्शन है प्रेशर करेक्शन, दूसरा है वॉल्यूम करेक्शन, और ये दोनों करेक्शन के थ्रू हम लोग स्विच करेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन टू रियल गैस और वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रेशर करेक्शन से। ठीक है। जैसे इस कंटेनर को देखिए, इसमें हम गैसियस मॉलिक्यूल्स बनाए हैं वो ब्लैक कलर के स्फीयर से। इसमें एक है लेयर ए और ये है लेयर बी। ऐसे ही बहुत सारा लेयर्स होगा गैसियस मॉलिक्यूल्स का, इसमें दो ही लेयर हम बनाए हैं। हम लोग ये बात किए थे कि जो प्रेशर होता है वो जिस प्रेशर से गैसियस मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर यानी कि दीवार पे जाकर के टकराता है, उसी प्रेशर को हम लोग उस गैस का प्रेशर मानते हैं इन दैट इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT में। वो प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर विथ व्हिच गैसियस मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है। तो यहां पर आप देखिए मॉलिक्यूल जो है, इसको ऐसा मानना है कि मॉलिक्यूल जा करके राइट साइड जो वॉल है उससे टकराने वाला है, उससे कोलाइड करने वाला है। तो जो प्रेशर वो अप्लाई करेगा वॉल पे वो वही प्रेशर है जो PV इक्वल्स टू nRT में यूज होता है। ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या मान रहे थे कि दो मॉलिक्यूल के बीच में ना कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। यानी कि यहां पर देखो हम दो एरो बनाए हैं, एक एरो बनाए हैं राइट साइड जो ग्रीन कलर का एरो है, और दूसरा एरो बनाए हैं लेफ्ट साइड जो कि ब्लू कलर का एरो है। अगर हम लोग आइडियल गैस का बात करते हैं ना, तो वैसे केस में ये ब्लू वाला एरो नहीं होता, बिकॉज ये ब्लू वाला एरो है क्या, वो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो अट्रैक्शन है, यानी कि उस फोर्स से ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींच रहा है। तो आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये ब्लू वाला एरो उसमें होता ही नहीं, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्टिव फोर्स रहता ही नहीं। और ये काला वाला जो मॉलिक्यूल है ये जा करके वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा जाता, किस प्रेशर से? जिस प्रेशर को हम इंडिकेट किए हैं फिगर में, ये ग्रीन वाले एरो से। ठीक है। वो था रियल गैस वाला केस। लेकिन जब बात हम लोग वो केस था आइडियल गैस वाला केस। ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे रियल गैस का, तो वैसे केस में ये ग्रीन वाला एरो तो है ही, जिस प्रेशर से वो जाकर टकराने वाला है, लेकिन साथ ही साथ दो मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरेक्टिव फोर्स भी लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज वैन डर वाल्स फोर्स, जिससे वो उस मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींच रहा है। यानी कि ये ग्रीन वाला एरो है आइडियल प्रेशर,
ये ब्लू वाला एरो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जिस प्रेशर से उसको पीछे खींचा जा रहा है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो रहेगा राइट साइड ही रिजल्टेंट। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना मजबूत हो गया है कि वो मॉलिक्यूल उधर जा रहा है टकराने के लिए तो खींच के उसको वापस ले आए, यानी कि वो जाएगा उसी तरफ, वो वॉल ऑफ कंटेनर पे जाके टकराएगा, वो दीवार पे जाके टकराएगा बाउंड्री पे, लेकिन अब उसका जो प्रेशर होगा जिससे वो जाकर कोलाइड करने वाला था वो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो जिस प्रेशर से वो जाके टकराता, जिस फोर्स से वो जाके टकराता, थोड़ा सा फोर्स को कॉम्पनसेट किया है ये मॉलिक्यूल, जिस फोर्स से वो दूसरे मॉलिक्यूल को यानी कि लेयर ए वाले को अपने तरफ खींचा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्चुअल प्रेशर एग्जर्ट होगा, जो रियल प्रेशर एग्जर्ट होगा, वो आइडियल प्रेशर से कम होगा, क्योंकि कुछ प्रेशर उसको खींचने में वो डिक्रीज करवा दिया, यानी कुछ फोर्स उसका कॉम्पनसेट कर दिया, कम कर दिया। तो अब जिस प्रेशर से जाके वो टकराएगा वो आइडियली जिस प्रेशर से जाके टकराता उससे कम प्रेशर से टकराएगा। तो यहां पे आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो एक्चुअल प्रेशर अब लगेगा विच इज रियल प्रेशर इज पी आइडियल, आइडियली जितना लगता माइनस करेक्शन टर्म। अब ये करेक्शन टर्म क्या है? ये करेक्शन टर्म यही ब्लू वाला एरो के वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो करेक्शन टर्म है, क्योंकि ये हो गया पी आइडियल ग्रीन वाला एरो जिससे जाकर के वो टकराता दीवार पे, और करेक्शन टर्म जिससे कि वो वापस पीछे की तरफ खिंचा रहा है दूसरे लेयर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो ये करेक्शन टर्म क्या हो गया? ये पूरा ब्लू वाला एरो जिससे कि वो पीछे की ओर पुल किया जा रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा। दिस इज अ नेट प्रेशर, दिस आइडियल प्रेशर एंड दिस करेक्शन टर्म, जिसके बारे में हम लोग को बात करना है। अगर आइडियली गैस बिहेव करता तो ये करेक्शन टर्म जीरो हो जाता और जो एक्चुअल प्रेशर होता है वो पी आइडियल के बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर तो करेक्शन टर्म हम लोग को लेना है, उसी का तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रेशर करेक्शन, और यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी हम लोग को कंसीडर करना है। तो इसको थोड़ा सजा लिए। तो यहां पर ये वाला चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है कि करेक्शन टर्म हम लोग को कैलकुलेट करना है कि होता है क्या। तो करेक्शन टर्म यहां पे क्या होगा? पी आइडियल माइनस पी एक्चुअल, और यू कैन से ये ब्लू वाला जो एरो है वो रिजल्टेंट जो प्रेशर का इफेक्ट लगा रहा है वो है करेक्शन टर्म। इस इक्वेशन में जो रेड वाला इक्वेशन है इसमें हम लोग आएंगे डेरिवेशन के बाद। तो अब हम लोग इस तरफ स्विच करते हैं कि हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे इक्वेशन में जो कैलकुलेट करना है वो है करेक्शन टर्म। एक बार करेक्शन टर्म कैलकुलेट हो गया तो पी आइडियल तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू आरटी वाला जो पी होता है दैट इज कॉल्ड पी आइडियल, वो हम लोगों को पता है। करेक्शन टर्म आ गया सिर्फ, तो उससे सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को एक्चुअल प्रेशर मिल जाएगा जो प्रेशर वहां पर एग्जर्ट हो रहा है, यानी कि जो रियल प्रेशर है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए करेक्शन टर्म जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू Na into Nb। नाउ Na इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लेयर A एंड Nb इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लेयर B। ये वाला बात आप लोगों को समझना जरूरी है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा लेयर A में उतना ज्यादा करेक्शन टर्म होगा, बिकॉज उतना ज्यादा पीछे की तरफ खिंचाव होगा, उतना ज्यादा पीछे की तरफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा लेयर बी में उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स खींचेगा। तो खिंचाने वाला मॉलिक्यूल भी ज्यादा होना चाहिए और खींचने वाला मॉलिक्यूल भी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये ब्लू वाला एरो ज्यादा होगा। ब्लू वाला एरो सिर्फ एक मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूशन से नहीं है, उसके लिए लेयर ए और लेयर बी दोनों में मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है। तो करेक्शन टर्म प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लेयर ए एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लेयर बी, दोनों का ज्यादा होना जरूरी है, तभी करेक्शन टर्म ज्यादा होगा। अब किसी भी लेयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा कब होगा? जब उस गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा तो एक लेयर में ज्यादा मॉलिक्यूल होगा, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होने से नहीं होगा। मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए और वॉल्यूम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो वैसे केस में क्या हुआ कि मॉलिक्यूल के पास स्पेस बहुत बढ़ गया, तो वैसे केस में एक लेयर में तो कम मॉलिक्यूल हो जाएगा ना। आपको एक लेयर में ज्यादा मॉलिक्यूल के लिए आपको ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ाना ही है, साथ में वॉल्यूम को कम भी करना है। वॉल्यूम कम करेंगे तो एक लेयर में ज्यादा मॉलिक्यूल्स अटेगा, यानी कि उसके पास फ्रीली मूव करने के लिए स्पेस कम होगा, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा एक ही लेयर में। तो आप ये बात समझो कि एक लेयर में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो उसके लिए गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा तो भी ओवरऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक लेयर में बढ़ेगा, और वॉल्यूम कम होने से एडजस्ट करने के चक्कर में एक लेयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लेयर ए कंसंट्रेशन n by v, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लेयर बी अगेन n by v। तो यहां पे अगर दोनों को पुट करेंगे Na and b तो n by v into n by v,
correction term is proportional to n square by v square where n is number of moles of gas and v is volume of container. ठीक है, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं स्मॉल a, तो करेक्शन टर्म्स कम्स आउट टू बी an स्क्वायर बाय v स्क्वायर. a को हम लोग कहते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट. बात करेंगे a होता क्या है थोड़ी देर में कि a का एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बट अभी के लिए आप ये समझो स्मॉल a का नाम होता है वैन डर वाल कांस्टेंट और वो प्रेशर करेक्शन में जो करेक्शन टर्म का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा n स्क्वायर बाय v स्क्वायर की जगह, तो वो a होता है. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन इज a, स्मॉल a एंड इज गॉट वैन डर वाल कांस्टेंट. तो जब करेक्शन टर्म आ गया an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे करेक्शन टर्म की जगह, तो p इज इक्वल्स टू p आइडियल माइनस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर और p आइडियल इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रेशर प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर. तो आपको दिख रहा है करेक्शन टर्म के वजह से जो एक्चुअल प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर से कम होगा. कितना कम होगा? द वैल्यू इज an स्क्वायर बाय v स्क्वायर वेयर a इज वैन डर वाल कांस्टेंट, n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड v इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. तो ये तो बात हुआ प्रेशर करेक्शन का, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो क्या इंपैक्ट होगा, प्रेशर में क्या चेंज होगा. तो प्रेशर का चेंज यहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोग पीवी इक्वेशनलिटी में जो प्रेशर लेते थे वो पी आइडियल है, लेकिन अब हम लोग का जो एक्चुअल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो पी आइडियल नहीं है बल्कि पी रियल है. दिस पी व्हिच इज पी आइडियल माइनस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर. अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन का, यानी इस केस में हम लोग वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के सामने, और देखेंगे फ्री वॉल्यूम पे क्या इंपैक्ट होता है. तो अगर मान लीजिए ऐसा बोला जाए, लेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू स्मॉल b. स्मॉल b जो है ये एक कांस्टेंट है, इसको भी वैन डर वाल कांस्टेंट ही कहते हैं. एक वैन डर वाल कांस्टेंट स्मॉल a और दूसरा वैन डर वाल कांस्टेंट स्मॉल b, बिकॉज़ दीस टू आर इंक्लूडेड इन वैन डर वाल इक्वेशन जो अभी हम डिराइव करने वाले हैं. तो दिस b इज आल्सो कॉल्ड वैन डर वाल कांस्टेंट. अगर मान लीजिए 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल मिल करके कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दिस इज स्मॉल b. इस स्मॉल b को हम लोग एक दो और नाम देते हैं, इसको आप लिख सकते हैं. दिस b इज कॉल्ड को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, कहीं पर पूछता भी है क्वेश्चन. स्मॉल b का एक दो और नाम होता है, को वॉल्यूम बोलते हैं इसको, और इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1 मोल मॉलिक्यूल मिला करके इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनसाइड दैट कंटेनर इज n. ओके, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा? n इंटू बी. 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स n है, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी n इंटू बी. इतना वॉल्यूम गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है डब्बा के अंदर. तो आप सोचिए फ्री वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस nb, बिकॉज nb जो है वो फ्री नहीं बचा मॉलिक्यूल्स के घूमने के लिए, वो तो ऑक्यूपाइड है. मान लीजिए एक रूम है, उसमें 4-5 लोग हैं, ठीक है, और सबका अपना अपना वॉल्यूम है जो वो लोग ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो आप फ्री वॉल्यूम क्या बोलेंगे? उस रूम का वॉल्यूम माइनस जो लोग उसके अंदर है उनके वॉल्यूम को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे रूम के वॉल्यूम से. तो यहां भी वही बात हो रहा है, ये है रूम का वॉल्यूम और ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दोस पीपल. तो फ्री वॉल्यूम वाले केस में आप क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल से सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ये निकल के आया आपका फ्री वॉल्यूम v minus nb, where v is volume of container, n is number of moles of gas, and small b is co-volume or excluded volume and is the volume occupied by 1 mole gaseous molecules. ठीक है, तो this was all about volume correction. ये था प्रेशर करेक्शन और ये है वॉल्यूम करेक्शन. ठीक है, अब आपको आइडियल गैस इक्वेशन याद होगा, pv equals to nRT. उसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करके यहां पर लिखे हैं. वो p जो था प्रेशर, दैट वाज p आइडियल. ओके, और वो जो वॉल्यूम था पीवी क्वेश्चनिटी में, दैट v वाज v फ्री, फ्री वॉल्यूम था. तो पीवी क्वेश्चनिटी में दिस p आइडियल इनटू v फ्री इज इक्वल्स टू nRT. अब p आइडियल के जगह इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं? p जो एक्चुअल प्रेशर, रियल प्रेशर, प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर. तो इस p आइडियल की जगह लिख दिए p प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, और इस v फ्री की जगह आप क्या लिखते हैं? फ्री वॉल्यूम इज v माइनस nb, इज v माइनस nb इज इक्वल्स टू nRT. ये जो आखिरी में इक्वेशन निकल के आया है, इसको हम लोग कहते हैं रियल गैस इक्वेशन और वैन डर वाल गैस इक्वेशन. और ये आपको दिख रहा होगा pv इक्वल्स टू nRT से अलग है. यहां पर प्रेशर ये पूरा टर्म हो जाएगा. दिस p इज एक्चुअल प्रेशर एक्सर्टेड,
प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसमें हम लोग सब्सट्रैक्ट किए nb टू मेक इट फ्री वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nRT। अगर कहीं पर ऐसा केस होता है कि स्मॉल a का वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाए, जीरो हो जाए, और स्मॉल b का वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाए, ठीक है, जीरो हो जाए, तो वैसे केस में ये इक्वेशन वापस PV इक्वल्स टू nRT में कन्वर्ट कर जाएगा और हम बोलेंगे हम लोगों का रियल गैस जो है वो एक आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट A और B के बारे में। शुरुआत करते हैं उनके यूनिट से, यूनिट्स ऑफ A एंड B कैसे निकालेंगे। जैसे ये वाला इक्वेशन आप लोगों को ध्यान में अभी जस्ट लिखे थे, प्रेशर P इज इक्वल्स टू P आइडियल माइनस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिमेंशन का बात करें तो प्रेशर का जो यूनिट होता है ATM और ये पूरे टर्म का जो यूनिट होगा ATM, वो दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में एक माइनस साइन है, और अगर कोई दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस होता है तो उन दोनों का डिमेंशन सेम होता है। तो इस पूरे टर्म का यूनिट यानी कि AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर का यूनिट हो जाएगा ATM। तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मोल स्क्वायर डिवाइड बाय लीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ATM। क्लियर है, इस पूरे का यूनिट है ATM, A का यूनिट पता नहीं निकालना है, तो यूनिट ऑफ A इज इक्वल्स टू n स्क्वायर है यानी कि मोल स्क्वायर डिवाइड बाय V स्क्वायर यानी कि लीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ATM। तो यहां से यूनिट ऑफ A निकल के आ गया ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये यूनिट ऑफ B के लिए V फ्री इज इक्वल्स टू V माइनस NB, तो फिर से V और NB के बीच में एक माइनस साइन है तो इन दोनों का यूनिट सेम होगा। तो यहाँ पे V का यूनिट लीटर होता है तो NB का यूनिट भी लीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ B इनटू मोल इज इक्वल्स टू लीटर। तो यहां से यूनिट ऑफ B निकल के आया लीटर पर मोल। तो ये दोनों चीज आप थोड़ा याद रखेंगे, यूनिट ऑफ A 18 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर और यूनिट ऑफ B लीटर पर मोल। कई बार जो इजी क्वेश्चंस का लॉट होता है एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, उसमें ये सब सवाल दे देता है, यूनिट ऑफ A यूनिट ऑफ B डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, और इस तरह का सवाल कि इन चारों ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन सही है उस तरह के क्वेश्चन में भी इसका यूनिट पूछ देता है कई बार, ठीक है। तो ये यूनिट रहा उसका। अब हम लोग बात करते हैं कि A और B का मतलब क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वी स्टार्ट विद फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ A। इसका मतलब कि A का मतलब क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि A किस चीज का मेजरमेंट है। A बोलने से हम लोग क्या समझते हैं, देखो मैथमेटिकली तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि करेक्शन टर्म लिखते हैं तो करेक्शन टर्म इज इक्वल्स टू AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, और A का वैल्यू अपने को अगर पता है तो हम लोग वैन डर वाल गैस इक्वेशन में पुट करके जो भी अननोन है वो निकाल सकते हैं। ये तो हो गया मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि उस A का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम लोग अभी समझेंगे। तो करेक्शन टर्म एक्चुअली होता क्या है, वो तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको बोलते हैं करेक्शन टर्म। ये तो क्लियर होगा आप लोगों को कि करेक्शन टर्म क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसके वजह से जो प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, दैट इज करेक्शन टर्म। तो करेक्शन टर्म इज नथिंग बट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल टू द मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया जाएगा, किस पर लगाया जाएगा, किसी मॉलिक्यूल पे लगाया जाएगा, और वो किसके वजह से होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से जो प्रेशर लगेगा दैट इज कॉल्ड करेक्शन टर्म, और उसका वैल्यू था AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। अब एक चीज सोचो, मान लीजिए दो अलग अलग कंटेनर में अलग अलग गैस रखा हुआ है, डिफरेंट गैसेस, ठीक है, और दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम है और दोनों कंटेनर का वॉल्यूम भी सेम है। यानी कि अगर दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम है यानी कि यहां जो n स्क्वायर वाला टर्म है वो दोनों में कांस्टेंट हो गया, और दोनों में वॉल्यूम भी सेम है तो ये V स्क्वायर वाला टर्म कांस्टेंट हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस गैस का स्मॉल a का वैल्यू ज्यादा होगा, स्मॉल a का वैल्यू, जिस गैस का स्मॉल इज अ कांस्टेंट, वो हर गैस का अपना वैल्यू होता है स्मॉल a। स्मॉल a इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ अ गैस, ठीक है। तो जिस गैस का ये स्मॉल a का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें करेक्शन टर्म ज्यादा होगा, यानी कि उस गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस गैस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है, वैन डर वाल फोर्स स्ट्रांग है, वैसे केस में स्मॉल a का वैल्यू उस गैस का ज्यादा होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं स्मॉल a इज मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि स्मॉल a किस चीज को मेजर करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। जितना ज्यादा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्मॉल a इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर है, भाई स्मॉल a का जो यूनिट है वो तो फोर्स यूनिट है भी नहीं। स्मॉल a इंटरमोलिकुलर फोर्स का मेजरमेंट है, इसका मतलब होता है कि जिस गैस का इंटरमोलिकुलर फोर्स
ज्यादा होगा जिस गैस में, उसका स्मॉल ए का वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये कंपैरिजन में काम आता है, मेजर होने का मतलब कंपैरिजन में काम आता है। अगर आपको 2-3 गैस दे दिया जाए और बोला जाए कि बताइए इसमें स्मॉल ए सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आपको सिर्फ ये पहचानना है किस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे मजबूत होगा। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रांग होगा उसका स्मॉल ए का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो यह बात आप लोग क्लियर हो रहा होगा। जिस गैस में वैन वाल फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना मजबूत होगा उसमें स्मॉल ए वैन वाल कांस्टेंट उतना मजबूत रहेगा, उतना ज्यादा वैल्यू रहेगा उसका। तो स्मॉल ए इज बेसिकली मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द गैस विद स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल हैव हायर वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। जैसे यहां एक छोटा सा एग्जांपल भी लिए हैं, अमोनिया, मीथेन, H2। इन तीनों में अगर आपको बोला जाए कि बताइए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है किसमें कमजोर है, तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग में बात कर चुके हैं हम लोग। इन तीनों गैस में अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे मजबूत होगा क्योंकि अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। मीथेन और H2 ये दोनों नॉन पोलर है, तो इन दोनों में इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल या फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वो वाला फोर्स काम करेगा, तो वो इससे कम रहेगा। तो अमोनिया टॉप पे चला गया। बात करेंगे मीथेन और H2 का, तो दोनों में जब लग रहा है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, तो वैसे केस में जिसका साइज बड़ा उसमें इंटरेक्शन ज्यादा मजबूत। तो मीथेन और H2 में मीथेन का साइज बड़ा है तो उसमें इंटरेक्शन ज्यादा मजबूत है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा अमोनिया ग्रेटर देन मीथेन ग्रेटर देन H2 इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और यही ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ स्मॉल ए, बिकॉज स्मॉल ए और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर सेम होता है। कंपैरिजन के समय स्मॉल ए का जो वैल्यू होता है उससे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को के मैग्नीट्यूड को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए, और उसी ऑर्डर में स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वैन डर वाल फोर्स भी रहेगा। ठीक है, तो ये ए का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को मेजर करता है ये। अब हम लोग बात करते हैं बी का। बी के बारे में आप लोगों को बताए थे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल। ये लाइन को बहुत अच्छे से सुनना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये नहीं बोल रहे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल्स, इन दोनों में अंतर है। जैसे मान लीजिए पेन है, इस पेन का अपना एक वॉल्यूम होगा, इसका अपना एक वॉल्यूम होगा इसके शेप के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इस पेन को हम जोर जोर से ऐसे घुमाने लग जाए, बहुत तेज से, ऐसे फैन रोटेट करता है बिल्कुल वैसे ही बहुत तेज से घुमाने लग जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पेन का अपना वॉल्यूम तो इतना ही है, लेकिन ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये पूरा जो डिस्क कवर कर रहा है, ये इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। दोनों में अंतर क्लियर है। अपना वॉल्यूम यानी कि ये जो वॉल्यूम इसका खुद का वॉल्यूम है, जो वाटर डिस्प्लेसमेंट वाले रूल्स हैं वो निकालते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है इसका मतलब कितना जगह ये घेरे हुए, कितना जगह ये छेके हुए। तो उसपे क्या है कि अगर इसको गोल गोल घुमा रहे हैं तो वैसे केस में जितना भी जगह ये जा रहा है पूरा इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल भी होता क्या है, दिस इज नॉट वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, दिस इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल। आप खुद सोचिए, हमेशा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो होता है ये खुद का वॉल्यूम से ज्यादा होता है, क्योंकि हमेशा कोई भी सामान अपने खुद के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है इफ इट इज इन मोशन। समझ रहे? अगर मान लीजिए ये ऐसे स्टेशनरी है तब तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो अपना वॉल्यूम वही इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। लेकिन जब इसको हम लोग इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देंगे तो वैसे केस में इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ज्यादा हो जाएगा। तो कोई भी चीज जब मोशन में होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है वो उसके अपने वॉल्यूम से ज्यादा होता है। हम लोग को पता है गैसियस मॉलिक्यूल तो हमेशा मोशन में रहता है, तो उसका भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड उसके अपने वॉल्यूम से ज्यादा होगा। यानी कि इस चीज पे कंफ्यूज नहीं करना है कि स्मॉल भी उसका अपना वॉल्यूम है। बाबू अगर उसका अपना वॉल्यूम होता ना तो उसको कैलकुलेट करना बड़ा इजी होता। एक मॉलिक्यूल है, उसका अपना वॉल्यूम अगर मान लो कि वो स्फेरिकल शेप का है तो उसका रेडियस अगर r है तो उसका अपना वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब, और एक मोल का बात कर रहे हैं तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन ये स्मॉल भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल जो कहते हैं। तो हम लोग पहले निकालते हैं वॉल्यूम कितना वो ऑक्यूपाई करता है। तो यहां पर देखिए दो गैसियस मॉलिक्यूल हम बनाए हैं ब्लू कलर में, और ये दोनों गैस मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ओनली बाइनरी कोलिजन। बाइनरी कोलिजन का मतलब दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है। ठीक है, 3 एक साथ कोलाइड करे, 4 एक साथ कोलाइड करे, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। मतलब लगभग कोलिजन जो होता है ना कंटेनर के अंदर, लगभग वो सारा बाइनरी कोलिजन होता है। तो हम लोग स्मॉल बी का कैलकुलेशन भी ये अज्यूम करते हुए करेंगे दैट ऑल द कोलिजन्स आर बाइनरी इन नेचर। दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है
तो वो इसी तरीके से कोलाइड करेगा ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स है रैंडम मोशन में, वो ऐसे भी कोलाइड कर सकता है, ऐसे भी कोलाइड कर सकता है, ऐसे भी कोलाइड कर सकता है, यानी वो किसी भी डायरेक्शन में आके कोलाइड कर सकता है। यानी कि ये जो दो मॉलिक्यूल है, अगर हम इसके डायमीटर को रेडियस मानते हुए एक बड़ा स्फीयर बना दे, जो ये रेड वाला स्फीयर है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अब ये दोनों मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में आकर के कोलाइड करे, वो रहेगा इसी बड़े वाले स्फीयर के अंदर। ये हॉरिजॉन्टली आए, इस तरीके से आए, इस तरीके से आए, इस तरीके से आए, जैसे भी आएगा वो हमेशा ये जो बड़ा वाला स्फीयर बना हुआ है रेड वाला, उसके अंदर ही रहेगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल मिला करके इसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाएगा, ये जो रेड वाला स्फीयर बनाए हैं वो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। आप समझिए, इसका अपना वॉल्यूम तो बस ये वाला स्फीयर है ब्लू वाला, इसका अपना वॉल्यूम ये ब्लू वाला है, तो आप बोलिएगा इसका अपना वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे। लेकिन हम बोल रहे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना होगा, तो ये पूरा रेड वाला जो स्फीयर है ये इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, क्योंकि ये तो किसी भी डायरेक्शन में आके कोलाइड कर सकता है। तो आप खुद देखो, इसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है ये इसके अपने वॉल्यूम से ज्यादा है। देखो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया इसके पास, ठीक है। तो हम लोग स्मॉल बी कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के हिसाब से, ना कि उसका अपना वॉल्यूम के हिसाब से। यहां पे देखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू मॉलिक्यूल्स, ये दो मॉलिक्यूल मिल करके इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये बड़े वाले स्फीयर के लिए रेडियस कितना है 2r, दिस 2r इज द रेडियस ऑफ दैट लार्ज स्फीयर। तो 4/3 पाई 2r का होल क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर स्फीयर, जो कि लाल वाला है। तो यहां पे हो गया 8 into 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि ये दो मॉलिक्यूल मिल करके इतना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो सब सारा दो दो का जोड़ा में इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे एक ईच मॉलिक्यूल, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ऑन एन एवरेज, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दिए। जब दो मिलके इतना ऑक्यूपाई कर रहा है तो एक कितना ऑक्यूपाई करेगा, इतना डिवाइड बाय 2, व्हिच इज 4 into 4/3 पाई r क्यूब। अब ये स्टेटमेंट को गौर से देखो, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में बहुत मदद करेगा, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत मदद करेगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच मॉलिक्यूल इज 4 into 4/3 पाई r क्यूब, यानी हर मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है वो अपने वॉल्यूम का 4 गुना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। हर मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब, जो उसका अपना वॉल्यूम है, और उसका 4 गुना वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ईच मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज 4 times वॉल्यूम ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। ईच मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज 4 times इट्स ओन वॉल्यूम, ठीक है। अपना जितना भी उसका वॉल्यूम है उसका 4 गुना जगह को वो घेरे हुए है, ठीक है। अब हर एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो तो निकल गया, और स्मॉल बी होता है कि एक मोल मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। तो ऑब्वियस है कि स्मॉल बी के लिए आप इस पूरे टर्म को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू स्मॉल बी, वहीं उसका डेफिनेशन है, एंड व्हिच इज इक्वल टू दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच मॉलिक्यूल when multiplied by Avogadro's number will give you the volume occupied by 1 mole gaseous molecules which is small b। तो कभी भी स्मॉल बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो आपको अगर एक मॉलिक्यूल का रेडियस दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला में पुट करके आसानी से स्मॉल बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जिस तरीके से एक मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है वो उसके अपने वॉल्यूम की तुलना में काफी ज्यादा होता है, स्पेसिफिकली 4 टाइम्स होता है, वैसे ही आप किसी टॉपिक को जब पढ़ते हैं और आपको वो टॉपिक मुश्किल लगता है, हार्ड लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और उसका क्वेश्चन एग्जाम में बनाएंगे। लेकिन जब उस नेक्स्ट टॉपिक पे आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि इस टॉपिक जिसको आप स्किप किए थे, इग्नोर किए थे, उसका यूज है वहां पर, और क्योंकि इस जगह आप उसको ध्यान से नहीं पढ़े थे, छोड़ दिए थे, तो इसके वजह से वो अगले वाले टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है और उसका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो इस बात को समझिए कि हर टॉपिक का स्कोप जितना आप लोगों को दिखता है ना उस चैप्टर के अंदर, वो एक्चुअली उसका स्कोप बियॉन्ड दैट चैप्टर, वो उस चैप्टर के बाहर तक फैला हुआ है, और जितना सिलेबस को वो ऑक्यूपाई करता है वो उसके अपने चैप्टर के अंदर जो उसका ऑक्यूपेंसी है उससे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस इग्नोरेंस की वजह से आप किसी भी टॉपिक को अपने डिसीजन से छोड़ नहीं दें, उसको अच्छे से पढ़ाई करो, बिकॉज यू नेवर नो कि इस टॉपिक का यूज उस चैप्टर के अलावा और कहां कहां है, ठीक है। तो इस मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं, अगले वीडियो में विल कंटिन्यू विद रियल गैस।